तीसरा भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। अफ्रीका के सभी 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में अफ्रीका की प्रमुख चुनौतियों, खाद्य, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत को उम्मीद है कि सम्मेलन से भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने का माहौल बनाने में मदद मिलेगी। दोनों पक्षों को उम्मीद है कि सम्मेलन में विश्व मंचों पर भागीदारी मजबूत करने तथा समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित सुरक्षा सहयोग सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आकाशवाणी को बताया कि यह पहली बार है जब भारत ने अफ्रीका के सभी देशों को आमंत्रित किया है, क्योंकि पहले के सम्मेलनों में ज्यादा देशों की भागीदारी नहीं थी। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल भारत अफ्रीका संपादक मंच का उद्घाटन करते हुए कहा कि अफ्रीकी और भारतीय मीडिया के संबंधों को जमीनी स्तर के विकास पर रखा जाना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के अंतिम प्रयास कर रहे हैं। इस चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 6 जिलों पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और बक्सर में 50 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मन की बात कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कांग्रेस के आरपीएन सिंह के साथ नई दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि दोनों पार्टियां आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगी और इस संबंध में शिकायत दर्ज कराएंगी। श्री त्यागी ने कहा कि श्री मोदी ने ग्रुप बी, सी और डी में अगले वर्ष से साक्षात्कार खत्म करने की घोषणा कर चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि ये घोषणा ऐसे समय की गई है जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक करीब 2 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन मकानों में से 96% मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए होंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये सभी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई ने समाज में बढ़ती असहिष्णुता की निंदा की है और कहा है कि सहनशीलता, मित्रता और प्रेम से ही भारत और पाकिस्तान आगे बढ़ सकते हैं। एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ भेंटवार्ता में मलाला ने कहा कि ये दुखद है कि समाज में असहिष्णुता है और लोग एक दूसरे का आदर नहीं करते। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ शिवसेना के विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में मलाला ने असहिष्णुता पर अपने ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित होगी। अनजाने में सीमा पार कर पाकिस्तान चली गई मूक बधिर भारतीय महिला गीता आज भारत लौट आएंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि गीता के साथ उसकी देखभाल कर रहे ईदी फाउंडेशन के 5 सदस्य भी आ रहे हैं। गीता की पहचान उसके परिजनों ने फोटो के जरिए की है। यह फोटो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने भेजा था। डीएनए टेस्ट के बाद ही गीता को उसके परिजनों के हवाले किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि अगर डीएनए नहीं मिलता है तो गीता को इंदौर या दिल्ली में किसी संस्थान में रखा जाएगा। मुंबई में 5वें और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में कल दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 214 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 3-2 से जीत ली है। 439 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम केवल 224 रन पर सिमट गई। अजिंक्य रहाणे ने 87 और शिखर धवन ने 60 रन बनाए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान एबी डिविलियर्स, फॉफ डू प्लेसी और क्विंटन डी कॉक के शतकों की बदौलत 50 ओवर में 4 विकेट पर 448 रन बनाए। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में मुंबई सिटी एफसी ने एफसी गोवा को 2-0 से हरा दिया। मुंबई सिटी की यह लगातार दूसरी जीत है और वह 5 मैचों से 7 अंक लेकर 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। पोलैंड के संसदीय चुनाव में विपक्षी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के नेता जारोस्लाव कांजिस्की ने जीत का दावा किया है। उधर प्रधानमंत्री और सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी के नेता इवा कोपाज ने हार स्वीकार कर ली है। एग्जिट पोल के अनुमान से पता चलता है कि लॉ एंड जस्टिस पार्टी को अकेले शासन करने का बहुमत मिल जाएगा और उसे 39% मत मिलने की उम्मीद बताई गई है।